नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर चंदौली से, जहां पे चकिया क्षेत्र में गुरुवार को शाम के अमर डहिया गांव के पास दो बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के 3 भाई बहन घायल हो गए। घायलों में अजीत यादव उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, मोनी यादव उम्र 25 वर्ष, पूनम यादव उम्र 26 वर्ष निवासी जगदीशपुर को 102 एम्बुलेंस से जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया पर लाया गया, जहां दो घायल महिला को गंभीर स्थिति देखते हुए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं युवक को मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चकिया से एक ही बाइक से जगदीशपुर घर जा रहे अमर डहिया गांव के पास जोरदार टक्कर हो गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया पर लाया गया था, जहां हालात गंभीर देखते हुए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घायल युवक को मृत घोषित कर दिया गया है। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक का बुधवार को तिलक हुआ था, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र था। खबर चंदौली से, जहां पे चंदौली में मिलावटी शराब का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। जी हां, लाइसेंसी दुकान पर मिलावटी शराब की होती थी बिक्री। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अधिकारियों का औचक छापेमारी की गई है। छापेमारी में भारी मात्रा में खाली बोतलें, ढक्कन, रैपर और संदिग्ध केमिकल बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में मिलावट की पुष्टि भी की गई है। कार्रवाई के दौरान दुकान सेल्समैन मौके से फरार पाए गए। एसडीएम चकिया और आबकारी निरीक्षक ने तत्काल प्रभाव से दुकान को सीलबंद कर दिया है। लाइसेंस सीमा शर्मा के नाम से, लेकिन छापे के समय कोई भी मौजूद नहीं था। प्रशासन आगे सख्त विधिवत कार्रवाई में जुटी हुई है। चकिया क्षेत्र के बैरी गांव स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान की पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कानपुर से, जहां पे बता दें कि 14 विश्वविद्यालय की 900 फर्जी डिग्रियां मिली। जी हां, एमएससी पास मैथ टीचर निकला सरगना और 1.5 लाख दो घर बैठे बीटेक की डिग्री भी ली। और ऐसा कहना था कि जालसाजों का जो छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कानपुर पुलिस ने गुरुवार को फर्जी डिग्री बनाकर बेचने वाले गिरोह का पकड़ा किया। वही बता दें कि सरगना एमएससी मैथ टीचर बताया जा रहा है। पुलिस ने कहते कि सीएमजीएमयू की समेत 14 विश्वविद्यालय की 900 फर्जी डिग्रियां, मार्कशीट एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बिना परीक्षा दिए हाई स्कूल से लेकर बीटेक, बी फार्मा, एलएलबी और समेत अन्य डिग्री उपलब्ध कराया जाता था। वही बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस गिरोह में यूनिवर्सिटीज के बाबू और कर्मचारी भी शामिल हैं। 14 विश्वविद्यालय में से 900 फर्जी डिग्रियां पाई गई हैं, जिसमें से छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से सबसे ज्यादा 375 फर्जी डिग्रियां पाई गई हैं। और अब यह जांच का विषय है और इस तरीके छात्रों को जीवन बर्बाद किया जाने का भी जो कार्य किया गया जा रहा है, वहां कहां से उचित है? क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं है या वहीं के कर्मचारीगण इसमें संलिप्त हैं? और इस मामले में अन्य खुलासे भी होने चाहिए। आज किदवई नगर पुलिस द्वारा एक संगठित गिरोह जो फर्जी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अंक तालिकाओं का जो छपवाता था, उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये गिरोह जो है 9 राज्यों में इसके तार मिले हैं। 14 यूनिवर्सिटीज़ जो देश के विभिन्न राज्यों में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे इनके संपर्क थे, 14 यूनिवर्सिटियों के इन पे प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें जो सरगना है शैलेंद्र, उस सहित 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। 5 लोगों को पकड़ा जाना बाकी है और इनके पास से 900 से ज़्यादा
मार्कशीट, सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं। इनके यहाँ पर एक सेल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, एक इंस्टीट्यूशन का ऑफिस खोला हुआ था और उसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों से इनका संपर्क था और वहाँ से ये मार्कशीट बनाने का, जो बिना एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, बिना किसी फॉर्मेलिटी के उन लोगों को पैसे लेकर के प्रपत्र जो सर्टिफिकेट इशू करते थे। इनके पास से इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी बरामद रिकवर आइडेंटिफाई हुई हैं। जो शैलेंद्र है, इसकी कम से कम इसकी 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी हैं। 2 व्हीकल इनके पास से बरामद हुए हैं और इनका खास करके इनका नेटवर्क आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन राज्यों और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इनका नेटवर्क है और वहाँ यूनिवर्सिटी के लोगों से, बाबू लोगों से इनका संपर्क था और वहाँ जिन लोगों को यहाँ पर डिग्री की ज़रूरत पड़ती थी, उनसे ये संपर्क 1-on-1 संपर्क करते थे और इनकी फ़ीस निश्चित कर रखी थी। जैसे डी फार्मा या बी टेक की 2.5 लाख रुपया, LLB की 1.5 लाख रुपया और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट की 50 से 70-75 हज़ार रुपये तक इनकी व्यक्ति की जो उसकी हैसियत है उसके आधार पर ये चार्ज करते थे। ये जो शैलेंद्र है, ये सबसे पहले जो इसका मूल जो सूत्रधार है, ये MSc है और मैथमेटिक्स पढ़ाता था। 2002-03 में इसने यहाँ पर पढ़ाना शुरू करा था। उसके बाद ये प्राइवेट कॉलेजों, स्कूलों में, जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेज थे, उसमें बच्चों के प्राइवेट फॉर्म भरवाता था। उसके बाद से इसने 2012 के आसपास से अपना कार्यालय खोला और उसमें ये इस धंधे में लिप्त हो गया। इनके कुछ साथी जो इनके यहाँ पर एक घटना पिछले साल आप लोगों को याद होगी कि हरवंश माहौल में एक होटल में एक डेड बॉडी मिली थी, उसमें भी इन्हीं से जुड़ा हुआ आनंद श्रीवास्तव था और इसके भी तार इसी से जुड़े हुए थे। एक रनिया का व्यक्ति है दिलीप, उससे भी इनका संपर्क था। उसकी भी जो है वो ये बता रहे हैं उनके ग्रुप का ही था, वो नेचुरल डेथ उसकी हुई है। ये कानपुर देहात का था। ये एक दिल्ली का है, इनके मैं नाम अब इसमें ये हमारी टीमें अभी पूरी जांच पड़ताल कर रही हैं और कुछ लोगों के नाम हमारे संज्ञान में आ गए हैं कि जिन बाबुओं से इनका संपर्क था। यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हमारी टीम उनसे पूछताछ करेगी और यहाँ पर इनके पास से कुछ सील मोहरें भी मिली हैं और कुछ इनके पास से करीब 50-60 लाख रुपए के इनके पास पोस्ट डेटेड चेक भी मिले हैं जो इनके रखे हुए थे कि ये पैसा आना था। इसके साथ साथ इनके कुछ अकाउंट्स भी मिले हैं। इनके SBI में, ICICI बैंक में इनके अकाउंट मिले हैं। गूगल पे का इनका रिकॉर्ड मिला है। लैपटॉप इनसे बरामद हुआ है। तो आगे की हमारी जांच पड़ताल की जा रही है और हमारे यहाँ पर खास करके इस कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की इनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डिप्टी रजिस्ट्रार का इनका सील भी इनके पास मिली है। ये अभी तक इन्होंने ऐसा कोई किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का नाम नहीं बताया है, लेकिन इनका क्योंकि पढ़े लिखे खबर महोबा से, जहां पे सड़क हादसे में छात्र की मौत और एक अन्य छात्र घायल हुआ है। जी हां, 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं देने परीक्षा केंद्र ब्रह्मचारी इंटर कॉलेज खन्ना जाते समय हुआ ये बड़ा हादसा। बाइक और पिकअप की भिड़ंत में छात्र शिवम की हुई मौत, उमेश हुए घायल। वहीं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कबरई पढ़ने वाले थे ये छात्र। घटना से अन्य छात्रों और उनके परिवार में मचा हड़कंप। करबई थाना क्षेत्र अंतर्गत बरबई गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है।
खबर चंदौली से, जहां पे चंदौली पुलिस ने मिलावटी शराब का किया भंडाफोड़। सरकारी शराब की दुकान में मिलावटी शराब का हो रहा है धंधा। मिलावटी शराब बेचने की मिल रही है लगातार शिकायतें। एसडीएम चक्की आबकारी विभाग की पुलिस की संयुक्त टीम ने मारा छापा। छापेमारी में भारी मात्रा से खाली बोतल, ढक्कन, रैपर हुआ है बरामद। वहीं लगातार ग्राहकों को शराब बेची जा रही थी, मिलावटी शराब। वहीं एसडीएम के निर्देश पर शराब की दुकान को किया गया सीज। सबसे बड़ा सवाल है कि लंबे समय से चल रहे मिलावटी घूसखोरी आबकारी विभाग कैसे हो रहा है। अनजान आबकारी विभाग की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं प्रश्न चिन्ह। वहीं चकिया सर्कल में आबकारी विभाग की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। चकिया सर्कल के बैरी गांव में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का है ये पूरा मामला। खबर बहराइच से, जहां पे बहराइच में नानापारा मार्ग पर झिंगहा घाट के पास उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों की बाइक की तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार रामगांव थाना क्षेत्र के राजापुर माफी गांव में निवासी आशाराम का 17 वर्षीय पुत्र मस्तराम अपने मामा के लड़के रोहित और जयहिंद के साथ बाइक के नगर स्थित सिटी मंटेश्वरी स्कूल में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहा था। जैसे ही झिंगहा घाट के पास हनुमान मंदिर के सामने पहुंचे, तभी तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों छात्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही रामगांव पुलिस मौके पहुंची, लेकिन तब तक मस्तराम और रोहित की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घायल जयहिंद को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं परिजनों का रो रो के बुरा हाल बताया जा रहा है। हमारा लड़का जाता है इम्तिहान में, तो ये झिंगहा घाट पर एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ एक्सीडेंट? किस जो है रोडवेज से हुआ। क्या हाल है बच्चों का जो उसमें से जो है? बच्चा एक्सपायर हो गया। दोनों बच्चे झिंगहा घाट के पास, झिंगहा घाट के पास। खबर सीतापुर से, जहां पे परचून की दुकान में लगी भीषण आग। जी हां, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल विभाग की टीम ने बुझाई आग। वही आपको बता, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है संभावनाएं। और इमलिया सुल्तानपुर कस्बा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
खबर सोनभद्र से, जहां पे बीती रात आगजनी की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। जी हां, किसान का लगभग 10 बीघा पुवरा खेत में जलकर राख हो गया है। वही घटना कार्यगत करने के बाद अज्ञात व्यक्तियों ने होलिका में भी लगा दी है आग। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और वे एक सफेद रंग की स्कूटी पर सवार थे। एक लड़के ने भूरे रंग के ब्लेजर और दूसरे ने काली हाफ टी शर्ट पहन रखी थी, जिसने पहचान में मदद मिल सकती है। जी आपको बता दें कि घटना के बाद दोनों लड़कों का पीछा पूरी बाजार में किया गया, लेकिन कब्जे में नहीं आ पाए दोषी लड़के। वही सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक स्थित गेंगुआर ग्राम पंचायत का यह मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृगेंद्र कुमार है। मैं ग्राम पंचायत गेंगुआर का रहने वाला हूँ। मृगेंद्र जी, यहाँ आप लोग कोतवाली आए हैं, क्या है मामला? यहाँ मामला ऐसा है कि कल रात करीब 19 फरवरी की रात की करीब 10:30 बजे ग्राम पंचायत गेंगुआर में होलिका जो कि वहाँ पे गाजा गया था। कुछ अराजक तत्वों जो कि रॉबर्ट्सगंज के ही हैं, एक का नाम वंश केसरी है, उन्होंने उसमें आग लगा दिया और साथ ही में 500 मीटर की दूरी पे एक गरीब किसान का 10 बीघे से ज्यादा की पुअरा या पुआल रखा गया था, जिसमें आग लगा दिया गया। और हम लोगों ने एक का क्या कहते हैं कि पहचान कर लिया। उसके बाद हम लोग उसका पीछा किए और उसको हम लोग अभी कोतवाली में आए हैं। उसका कोतवाली में उसको बंद किया गया है और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है किसान का भी। और साथ में इस घटना से हम लोग की भावनाएं बहुत तेजी से आहत हुई हैं, क्योंकि वो होलिका हम लोगों के आस्था का विषय है और अगल बगल के गांव के लोग बहुत परेशान हैं। अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, सबसे पहले तो हमें उम्मीद है कि पुलिस इस पे जरूर कोई न कोई अच्छा एक्शन लेगी। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग अपने रोड पे जाम लगाएंगे, जो कि स्टेट हाईवे है ग्राम पंचायत गेंगुआर में। और बस यही कहना है हमको कि आप इस पे क्यों होलिका जलाया या क्या पहले से कोई रंजिश थी या इसका कोई हमें पहले से आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि ये यहाँ पे हमेशा ऐसा कृत्य हुआ जा रहा है। 2-3 दिन पहले ही 10 बगल में एक गांव में पुआल जलाया गया था, उसके बाद आज ये घटना है। 20 दिन पहले भी एक घटना हुई थी। हम लोगों ने इसका तहरीर भी कोतवाली में कई बार किया है कि यहाँ नशेड़ी बहुत लोग आ रहे हैं और इसलिए 1-2 बार पुलिस लोग भी आए हैं। चुनौती भी हो रहा है, 10 बजे तक 6-7 बजे ही बैठ जा रहे हैं सब शराब पीने, और इससे 1-2 बार एक्शन हुआ मगर इसका कोई उपाय नहीं निकला। इस वजह से हम लोग बहुत त्रस्त होकर आज यहाँ पे धरना देने आए हैं और उम्मीद है कि इस पे जरूर एक्शन होगा। खबर सीतापुर से, जहां पे जेल गेट पर प्रेमी ने काटा अपना गला। जी हां, प्रेमी ने ब्लेड से काटा अपना गला। प्रेमिका ने जुदाई के गम में काटा गला। जनवरी में नाबालिग के साथ भागा था युवक। पुलिस ने दोनों को एक साथ किया था बरामद। कार्रवाई पर प्रेमी को भेजा था जेल। 29 वर्षीय प्रेमी पहले से ही शादीशुदा था। वही जनपद के रामपुर कला पुलिस ने भेजा था जेल। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पे तराई इलाके में कई महीनों से लोगों के लिए डर बना बाघ। जी हां, आखिरकार वन विभाग की टीम ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया है और ये कार्रवाई दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन और संपूर्ण नगर क्षेत्र के चंदननगर गांव में की गई है। करीब 2 साल का ये बाघ गांव के आसपास घूम रहा था और कई पालतू जानवरों को अपना शिकार भी बना चुका था। डर के कारण लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते थे और किसान खेतों में जाने से घबराते थे, जिसको लेकर वन विभाग ने लगातार निगरानी कर पिंजरा लगाया और आखिरकार बाघ को पकड़ लिया गया। बाघ के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल उसका स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसके बाद उस सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। खबर सीतापुर से, जहां पे खेत में बने कुएं में मिला नवजात बच्चे का शव। जी हां, कुएं में शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। पूर्व प्रधान के खेत में बने कुएं में मिला नवजात का शव। जनपद के सदरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
खबर मथुरा से, जहां पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रेरणादायी विचारों और उनके राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 21 और 22 फरवरी 2026 को श्री कृष्ण की पावन नगरी मथुरा में आयोजित होगा। बताया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रतिष्ठान की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देशन में की गई थी। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर में लगभग 250 प्रतिनिधियों के भाग लेने की जानकारी भी दी गई। मुख्य कार्यक्रम 21 फरवरी को दोपहर 2:30 पर भूतेश्वर स्थित श्रीजी बाबा आश्रम में होगा। संस्था की ओर से 4 चरणों में बैठकों का क्रम निर्धारित किया जाएगा, जिनमें संगठनात्मक विस्तार, सेवा कार्यों की समीक्षा और भविष्य की कार्य योजना पर मंथन किया जाएगा। कार्यक्रम की संयोजक रास बिहारी अग्रवाल, अजय कुमार अग्रवाल, सुभाष सैनी, मंदमोहन राजपूत, योगेश उपाध्याय अथवा बाबूलाल सैनी, सौरभ अग्रवाल, पंकज सिंघल, नरेंद्र गौतम, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, आशीष बब्बू और यशपाल सिंह ने बताया कि अधिवेशन में राष्ट्र और समाज के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा। अधिवेशन के प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा तथा उत्तर प्रदेश की सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की उपस्थिति रहने की संभावना है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा भी कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की भागीदारी से यह आयोजक व्यापक स्वरूप लेगा। आयोजकों का कहना है कि यह अधिवेशन सेवा, समर्पण और राष्ट्र हित के मूल्यों के सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। आज राष्ट्रीय अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। किन बंधुओं पर चर्चा की गई यहाँ पर ये दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसी के विषय में यहाँ पर एक प्रेस वार्ता भी रखी गई है और हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए भी आयोजन किया है आज। तो इसलिए उसका हम कार्यक्रम करने के लिए उस कार्यक्रम को चरणों में डिवाइड करके वो कार्य आसानी से किया जा सके। हमारे अतिथिगण इस कार्यक्रम में बाहर से आ रहे हैं, तो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए हमने यहाँ पर आज ये प्रेस वार्ता का कार्यक्रम आयोजित किया। कितने दिवसीय ये कार्यक्रम? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कौन कौन से? 21 और 22 तारीख को ये पूरे दिन रहेगा। कई चरणों में प्रोग्राम है। ये सुबह जैसे मीटिंग होगी, फिर 2:30 बजे अपना अधिवेशन का कार्यक्रम होगा, दूसरे दिन भी मीटिंग है। तो ये 4-5 चरणों में प्रोग्राम होगा। महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। किन बंधुओं पर चर्चा की गई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान का राष्ट्रीय अधिवेशन 21 और 22 फरवरी को मथुरा में होने जा रहा है। मथुरा इकाई को इसकी योजना और व्यवस्था करने का सौभाग्य मिला है। उसी के अंतर्गत जो दीनदयाल जी की विचारधारा और प्रेरणा है, उसको लेकर के ये संस्था चल रही है और आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये उन्हीं के विचारों को लेकर के संस्था आज तक चलती आ रही है। इसमें 21 तारीख को जो अधिवेशन रहेगा, उसमें 4 चक्रों में मीटिंग रहेंगी। 2:30 बजे से एक सभा का आयोजन सार्वजनिक रूप से जो रहेगा, उसमें मथुरा के गणमान्य व्यक्ति, मथुरा के जनप्रतिनिधि और पूर्व राज्यपाल राजस्थान के माननीय कलराज मिश्र जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ सिंह जी और वर्तमान में परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश श्री दयाशंकर सिंह जी के रहने की पूरी स्वीकृति मिल चुकी है। वो इस अधिवेशन में रहेंगे और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण मिश्रा जी निरंतर मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। लगभग 250 प्रतिनिधि पूरे देश के अंदर से संस्था के इस अधिवेशन में भाग लेने वाले हैं। साथ में मथुरा के जनप्रतिनिधि और मथुरा के सभी कार्यकर्ता रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, उस तक सरकार की और समाज की योजना पहुँचे,
लाभ मिले, उन्हीं आदर्शों को लेकर के ये संस्था चल रही है। संस्था की पूरी वर्ष भर के लेखे जोखे कार्य, उन सब की समीक्षा, जानकारी, आगामी विचार सब इस अधिवेशन में रखा गया। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा और क्या दिवसीय कार्यक्रम रहेगा जी? 21 और 22 तारीख को रहेगा, फरवरी को 21 फरवरी 22 फरवरी को रहेगा, और यहीं इसी स्थान पर श्री जी बाबा आश्रम भूतेश्वर में इस कार्यक्रम की व्यवस्था को आयोजित किया गया। कितने लोग सम्मिलित होंगे कार्यक्रम में? कार्यक्रम में लगभग 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। देश भर के विभिन्न जिलों से आने वाले हैं, वो इस अधिवेशन में भाग लेंगे। खबर महोबा से है, जहां पे महोबा में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 2 छात्रों में भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। कबरई थाना क्षेत्र के बरबई गांव के पास पंचर खड़े एक पिकअप वाहन से बाइक टकराने के कारण 10वीं के एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सामाजिक विज्ञान के पेपर देने जा रहे इन छात्रों की खुशियां मातम में बदल गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पे उसका उपचार जारी है। महोबा जिले से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पे बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 2 होनहार छात्र सड़क हादसे की भेंट चढ़ गए। और यह हादसा कबरई थाना क्षेत्र के बरबई गांव के पास हुआ है, जिसने न केवल 2 परिवारों की उम्मीदें तोड़ दी, बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकरबई गांव के रहने वाले 17 वर्षीय शिवम और उसका हम उम्र मित्र उमेश दोनों ने कबरई के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 10वीं के छात्र थे और शुक्रवार की सुबह दोनों के दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर देने निकले थे। उनका परीक्षा केंद्र खन्ना के ब्रह्मचारी इंटर कॉलेज में था। हादसा उस वक्त हुआ जब बरबई गांव के पास एक पिकअप वाहन की पंचर होने के कारण खड़ा था। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खड़े पिकअप से जा टकराई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के पर खच्चे उड़ गए और दोनों छात्र लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने चिकित्सीय प्रशिक्षण के बाद शिवम को मृत घोषित कर दिया, जबकि उमेश की हालत गंभीर देखते हुए उसे भर्ती करा लिया गया। जहां एक तरफ छात्र को परीक्षा केंद्र पर होना चाहिए था, तो वहीं अब उसका शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया। जैसे ही शिवम की मौत की खबर उसके गांव मकरई पहुंची, परिजनों ने कोहराम मच गया। परिवार का रो रो के बुरा हाल था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परीक्षा देने गया उनका लाल अब कभी वापस नहीं लौटेगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है। वहाँ 2 छात्रों को उनके परिजनों के साथ एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था और जो एक व्यक्ति जो था लड़का, उसका हमने फिजिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके उसको मृत घोषित कर दिया है। दूसरे व्यक्ति के शरीर पे चोटें आई, उसका इलाज सभी है जारी है। ये जो लड़का अभी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसने बताया कि ये लोग बाइक से जा रहे थे, इन्होंने ही एक लोडर खड़ी हुई लोडर में बाइक टकराया। खन्ना जा रहे थे पेपर देने। कौन सी कक्षा का पेपर? हाई स्कूल। कौन कौन जा रहा था? मैं और शिवम। फिर क्या हुआ बेटा? गली में एक्सीडेंट हो गया था। किस चीज से एक्सीडेंट? पिकअप से। वो माल लगा था, वो पंचर ठाड़ी थी तो मैं ठोक दी थी ठाड़ी पिकअप में। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, पुलिस एम्बुलेंस को फोन लगाते रहे, नहीं उठाया उसने। डग्गे में आए थे। क्या हुआ? शिवम कहाँ? खत्म हो गया। किस चीज का पेपर था? समाज विज्ञान का था। खबर बदायूं से, जहां पे जनपद बदायूं में गर्मी की होली में अपने ससुराल से वापस अपने घर जा रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन से मारी टक्कर हुई। दर्दनाक मौत जनपद बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव राम लगन गाना और रहने वाले 62 वर्षीय राम प्रसाद पुत्र मटरू लाल कल शाम के समय अपनी ससुराल मम्मी की होली की मटकिया पहुंचाने अल्लाहपुर थाना क्षेत्र के ककराला गांव गए हुए थे और मटकिया पहुंचाकर आज सुबह लगभग 10 बजे वह बदायूं से अपने घर जा रहे थे और इसी बीच सिविल लाइन थाना
क्षेत्र के इस्लामिया इंटर कॉलेज के नजदीकी सवारी का इंतजार कर रहे थे। अचानक किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और घायल रामप्रसाद को लेकर जिला अस्पताल आई, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना परिजनों की दी गई। परिजन तुरंत जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? मेरा सरनाम सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? रमनंगला सतीती। अच्छा, ये क्या मामला है जो आपके चाचा की मौत हुई है? ये कोई एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे? ये इस्लामिया कॉलेज के पास में। अच्छा, ये कहाँ से रहे थे, कहाँ ये जा रहे थे? ककराले से आ रहे थे अपने त्योहार उठा के। हैं, साले खत्म हो गए उनके, वहाँ से आए थे। अच्छा, हाँ, गांव जा रहे थे ये। अच्छा, तो मौके पे ही मौत हो गई? हाँ, मौके पे ही मौत हो गई। नाम क्या था इनका? इनका नाम है राम प्रसाद। अच्छा। खबर बदायूं से, जहां पे जनपद बदायूं में पत्नी के नहीं हुए बच्चे तो ससुराल वालों ने पीट पीट कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। जी हां, जनपद बदायूं के बचका बता दें कि मूसा झाग थाना क्षेत्र के गांव चर्रा के रहने वाले शैलेंद्र सिंह ने अपनी 24 वर्षीय बेटी सुनीता की शादी दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बसेला के रहने वाले सोनू पुत्र सुरेश पाल सिंह के साथ लगभग 3 वर्ष पहले धूमधाम से की थी। शादी के 3 साल बीतने के बाद सुनीता को कोई बच्चा नहीं हुआ तो ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करने लगे और 2 दिन से लगातार उसे पीट रहे थे। कल शाम को पीटने के दौरान उसकी मौत हो गई। मायके वालों को फांसी लगाने की सूचना दी गई तो मायके वाले तत्काल सुनीता के ससुराल पहुंचे और पुलिस को सूचना देकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने सुनीता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शैलेंद्र सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? ये क्या मामला है जो बेटी की मौत हुई है? मामला सर, ये बेटी को मारते थे, पीते थे और उसके बच्चा भी नहीं हुआ था। हाँ। इसलिए इन्होंने उसको मार दिया। अच्छा, कई साल पहले शादी हुई थी? 3 साल पहले शादी हुई थी। अच्छा, ससुराल कहाँ है इसकी? ससुराल बसेला में जी। बसेला में? हाँ जी। अच्छा, बेटी का क्या नाम था? सुनीता। सुनीता। खबर श्रावस्ती से, जहां पे जनपद के गिलौला ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की पहल की गई है। जी हां, श्रावस्ती के गिलौला ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों के लिए डिजिटल लिटरेसी विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में उद्देश्य ग्राम पंचायतों को डिजिटल माध्यम से पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संचालित करना है। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और अन्य जनप्रतिनिधियों को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रयोग ई गवर्नेंस प्रणाली और डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिकायत निस्तारण और सरकारी योजनाओं के डिजिटल मॉनिटरिंग की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल साक्षरता से पंचायत स्तर पर कार्य में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं को लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सकेगा। डिजिटल माध्यम से अपनाने से ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली और अधिक सशक्त और जवाबदेह भी बनेगा। कार्यक्रम में मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों ने डिजिटल प्रशिक्षण को समय की जरूरत बताते हुए इसे ग्राम विकास के लिए उपयोगी कदम बताया है। सर, आज गिलौला ब्लॉक में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अभियान के अंतर्गत विकासखंड गिलौला के सम्मानित प्रधान जी का 2 दिवसीय डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम पर प्रशिक्षण। अब सरकार यह चाहती है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं पंचायतों में, वो डिजिटली भी साक्षर हों, स्मार्ट इंडिया के कार्यक्रम से जुड़े, डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम से जुड़े, समझें। चूँकि अब पंचायतों के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो डिजिटल हो गए हैं, जिनमें पंचायत के प्रतिनिधियों का बहुत अहम योगदान है। इसको लेकर इनमें होने वाले खतरों से कैसे निपटा जाए, जैसे बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, बैंकिंग फ्रॉड हो गया, उनसे कैसे निपटना है, हमारे ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं उनको कैसे रन करना है ग्राम पंचायतों में, चूँकि सारा डिजिटल हो गया है। अभी ई ग्राम स्वराज है, PFMS है, निर्णय ऐप है, सभासार AI है, उनके बारे में एक एक करके बताना। मेरी पंचायत एप्लीकेशन सभी के नागरिकों के लिए कितना लाभदायक है, पंचायतों को और पारदर्शी और सशक्तिकरण उसका करने की दिशा में सरकार का बहुत अहम प्रयास है, जिसके माध्यम से पंचायत के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों को
2 दिवस में प्रशिक्षित किया गया और आगे चल के अन्य ब्लॉकों में प्रशिक्षण इसका जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बदायूं से, जहां पे अधेड़ की मौत का लाइव वीडियो सामने आया। जी हां, रोडवेज बस को ओवरटेक करने के दौरान हुआ ये बड़ा हादसा। सीसीटीवी में पूरी घटना हुई है कैद। तेज रफ्तार ऑटो से गिरा अधेड़, रिक्शा से टकराए हुई दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लिया। अस्पताल कर्मियों ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास हुआ ये दर्दनाक हादसा। खबर बिलग्राम से है, जहां पे ककरा खेड़ा में उत्तर प्रशासन की चौपाल सीडीओ सान्या छाबड़ा ने सुनी जन समस्याओं, मौके पर दिए सख्त निर्देश। जी हां, बिलग्राम शासन की मंशा के अनुरूप गांवों में विकास योजनाओं की हकीकत जानने और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए बिलग्राम ब्लॉक के ग्राम ककरा खेड़ा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल की अध्यक्षता जनपद के मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा ने की। पंचायत भवन में आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं खुलकर अधिकारियों के सामने रखी। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन वितरण, बिजली आपूर्ति, सड़क मरम्मत, वृद्धाश्रम, विधवा पेंशन समेत कई बुनियादी मुद्दों की शिकायतें सीडीओ के समक्ष प्रस्तुत की। सीडीओ सान्या छाबड़ा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल जांच कर प्रभावी निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्हें स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा और लापरवाही पर जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौपाल के दौरान महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत गोद भराई का अन्नप्राशन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सीडीओ ने लाभार्थियों की योजनाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण और विशेष ध्यान देने की अपील की है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने गाँव में प्रशासनिक अधिकारियों की सीधी मौजूदगी पर संतोष व्यक्त करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान उम्मीद जताई है। देखिए, ककरा खेड़ा ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था। वहाँ सभी हमारे विभिन्न जो लाभार्थीपरक योजनाएं हैं उनसे संबंधित स्टॉल्स लगाए गए थे। प्रशासन गांव की ओर का जो हमारा अभियान है उसके क्रम में प्रत्येक गांव में जाकर सब जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाई जा रही है। इसी क्रम में आज ककरा खेड़ा में विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं बताई गई। सभी स्टॉल के माध्यम से हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जितनी लाभार्थीपरक योजनाएं हैं वो लोगों को उनके घर तक पहुँचाएं। खबर महोबा से, जहां पे महोबा में एक आदमखोर सियार और इंसानी साहस के बीच खूनी संघर्ष की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, कुलपहाड़ कस्बे में बकरियां चरा रही एक महिला पर जंगली सियार ने जानलेवा हमला कर उसका हाथ जबड़े में दबोच लिया। चीख पुकार सुनकर दौड़े पति और देवर ने जान की बाजी लगा दी। देवर ने सियार की गर्दन दबोच दी तो परिजन ने लाठी डंडों से सियार को पीट पीट कर ढेर कर दिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसे भर्ती कर इलाज किया गया है। महोबा में एक आदमखोर जंगली सियार ने रिहायशी इलाके में घुसकर महिला पर हमला कर दिया। घटना कुलपहाड़ कस्बे के नन्ना ढाबा पास की है, जहां पे 40 वर्षीय राम कुंवर घर के पास ही अपनी बकरियां की देखभाल कर रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि झाड़ियों के पीछे मौत के घात लगाए बैठी हुई। जी हां, अचानक एक खूंखार सियार ने राम कुंवर पर हमला कर दिया। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, सियार ने उनके हाथ के अपने बता दें कि लोहे जैसे मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया और उन्हें घसीटने लगा। दर्द से कराती महिला की चीख सुनकर उसका पति मयादीन, देवर घनश्याम और देवरानी अनिता मौके के
और भागी और मंजर बेहद खौफनाक था। सीआर महिला का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था और लगातार उसे अपना निवाला बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी देवर घनश्याम ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना उसने सीआर की गर्दन की पीछे से दबोच लिया। वहीं पति आपको बता दें कि मयादीन और देवरानी अनीता ने मोर्चा संभाला और महिला को बचाने के लिए परिजन लाठी डंडों के साथ सीआर पर टूट पड़े। एक तरफ से गर्दन दबोची गई थी और दूसरी तरफ से लाठियों की बौछार भी हो रही थी। काफी देर तक चले इस खूनी संघर्ष के बाद आदमखोर सीआर बेहदम होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। तब कहीं जाकर रामकुंवर का हाथ सीआर की खूनी जबड़े से आजाद हो सका। परिजनों ने आनंद फानन में लहूलुहान रामकुंवर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ में भर्ती कराया। डॉक्टर के मुताबिक महिला के हाथ में गहरे जख्म आए हैं और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन हर कोई परिवार के इस साहस की मिसाल दे रहा है जिसने महिला मिलकर मौत को मात दे दी। आए हैं जे सियान ने काट लिया हमारी भाभी को, तो हम खूब छुड़ाते रहे, वो छूट नहीं है। फिर हमारा भाई आया तो उसने छुड़ाया, हमने गला पकड़ा, उसको सियार को मार दिया। कैसे क्या कर रही थी जी जब से आ रहा है? बकरियन को रखा रही थी, बकरी के अंगर पास थी। हाँ, वो आया मजे से आया और काट दिया उसको, वो छूट ही नहीं रहा। मकान के पास अभी कैसी हालत है? अभी उसको दांत लग गए काफी गहरे, अभी तो ठीक है। अब आगे जो हुए ट्रीटमेंट हो गया है, दवाई दे देना। का होगा खानी है हमारी थाने के पास, आप रुक जाओ। लड़ाई ने काट खाओ। क्या कर रही थी? देखा तो हमने बचाया, फिर सभी लोग आए हमारे, सब जने कितने जने काम करते हमारे घर परिवार के हाथे। लड़ाई कहाँ गया? लड़ाई जो टाइम पे है मार डालो, फिर छोड़ता ही ना, तो पूरा हाथ देना तो मुँह में। अच्छा। फिर मारो, मार के मैं डरू। प्रकार का मामला है ये पेशेंट, इनका नाम एक रामकुंवर है, अभी हमारे पास आई हुई, जिनको जो है जयकाल ने काट लिया है सीआर ने, और इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके और इंजेक्शन टीटी और ARV का इंजेक्शन दे दिया गया है। बाकी कुछ दवाइयों पे दे करके जो है और इनको जो है प्रॉपर ड्रेसिंग कर दी गई है। कैसी हालत है अभी पेशेंट की? अभी फिलहाल कंडीशन ठीक है इनकी जो है, और हाथ में जख्म भी है इनके, तो इनको फॉलोअप पे हम बुलाते रहेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां पे सरकारी प्राइमरी स्कूल में छात्रों ने टॉयलेट की सफाई कराए जाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हरिद्वार नगर कोतवाली के पास में स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 34 का है, जिसमें महिला शिक्षक खड़ी हुई है नजर आ रही है, वहीं जबकि दो छात्र हाथ में झाड़ू और बाल्टी लेकर साफ सफाई में जुटी हुई है। वायरल वीडियो में किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि स्कूल की प्रधानाध्यापक और दावा किया है कि वीडियो जिले भर में चलाए गए स्वच्छता अभियान के दिन का है, जब सभी ने मिलकर सफाई की थी। शिक्षक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और घटना सही पाई जाती है तो कार्रवाई भी होगी। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस दिन स्वच्छता अभियान चल रहा था तो सभी लोग मिलकर यहाँ पे साफ सफाइयाँ कर रहे थे। तो किसी ने यहाँ पीछे ब्रह्मपुरी जो एरिया है वहाँ से इसको वीडियो को बनाया और ये तथ्य डाल दिया कि भाई बच्चों से सफाइयाँ कराई जा रही हैं, जबकि यहाँ पर अध्यापक गण भी और टीचर भी, मतलब सब लोग मिलके, अब विद्यालय में सफाई के लिए कोई वो तो रखा नहीं गया है, कर्मचारी तो नियुक्त है नहीं है, ना भोजन माताओं से सफाई वगैरह करवाई जा सकती है, तो सब लोग मिलके ही कार्य यहाँ पे करते हैं।
खबर हरिद्वार से, जहां पे रिहायशी इलाके में घुसे एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। जी हां, यह हाथी ने सड़क पर खड़ी एक स्कूटी उठाकर जमीन पर पटक दिया। मामला बृहस्पतिवार की देर रात जगजीतपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। हाथी के पास से घरों में मौजूद लोगों ने अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस दौरान आसपास में कोई मौजूद नहीं था, वरना हाथी उस पर भी हमला कर सकता था। बता दें कि जगजीतपुर क्षेत्र में आए दिन जंगली हाथियों की आवाजाही से स्थानीय लोगों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी बनी हुई है। वन विभाग के अधिकारी इस इलाके में हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए हाथी रोधी खाई बनाने और रेडियो कॉलर लगाने की भी बात कह रहे हैं। हाथियों के लिए तो अभी कुंभ मेला क्षेत्र में जो हमारे प्रस्ताव जा रखे हैं, 8.5 किलोमीटर खाई हमारी खुद नहीं है वहाँ पे। उसके ऊपर तार फेंसिंग होनी है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग होनी है, सौर ऊर्जा वाली। तो लगभग कोशिश रहेगी उससे हाथी रुक जाने चाहिए। अगर उससे भी हाथी रुकते तो हमारे प्रस्ताव और जा रखा है 6 किलोमीटर क्रेट वाइज दीवार का, उससे तो लगभग हाथी रुक ही जाएंगे। इसी साल की थोड़ी दिक्कत है। हाथी क्या है कि गन्ने के खेतों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है और पहले से उसका कॉरिडोर भी रहा है, तो अक्सर उसको मूवमेंट इतना रहता है, तो लेकिन सुबह चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है, उसके रास्ते में कुछ चीज आ जाती है, तो इतना विशाल का जानवर है, तो उससे उसकी टक्कर हो जाती है। तो खबर लक्ष्मण झूला से, जहां पे ऑपरेशन स्माइल के तहत पौड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। लक्ष्मण झूला क्षेत्र से पिछले 3 महीने से लापता महिला को पुलिस टीम ने दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है। महिला की घर वापसी से परिजनों में चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। पुलिस के मुताबिक बीते 19 नवंबर को लक्ष्मण झूला निवासी एक महिला घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की तलाश के लिए एसएसपी सुरेश पवार ने ऑपरेशन स्माइल टीम की विशेष निर्देशन दिए थे और आज महिला की लोकेशन मोतिया खान पहाड़गंज दिल्ली के ट्रेस हुई थी। सूचना मिलते ही ऑपरेशन स्माइल की टीम और विवेचना तुरंत दिल्ली पहुंची और महिला को बरामद कर वापस लक्ष्मण झूला लाए गए। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह घरेलू परेशानियों के कारण बिना बताए दिल्ली चली गई थी और वहां नौकरी कर रही थी। लक्ष्मण झूला के थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि महिला को काउंसलिंग दी जाएगी और उसे समझा बुझा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अपनी बेटी को सुरक्षित पाकर परिजनों ने पुलिस ऑपरेशन स्माइल टीम का आभार भी व्यक्त किया है। खबर मुनीकेती से, जहां पे टिहरी जनपद में अपराध और नशे में सौदागर के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बता दें कि पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे एक शातिर नशा तस्कर को ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक चंद्रेश्वर नगर निवासी रोहित साहनी पर बीते 6 फरवरी 2026 को थाना मुनी की रेती में संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने की संबंध में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक देवप्रयाग ने एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर दबिश देकर रोहित शाहनी को उसके निवास स्थान चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे ने बताया कि आरोपी के साथी मार्कंडे जायसवाल पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने नशा मुक्त समाज में बनाने में पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की है। यदि आपके पास अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां पे आप बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास के छात्र छात्राओं के लिए रामा पैलेस में आप कहते हैं कि कालजयी उपन्यास पर आधारित फिल्म गोदान का विशेष प्रदर्शन किया गया और इस दौरान विद्यालय के 580 विद्यार्थियों के सहित विद्यालय परिवार और मुंशी प्रेमचंद के पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को समझाकर कार्यक्रम का शुभारंभ मौनी बाबा डॉक्टर विजयपाल, डॉक्टर गौरव वर्षीय, अनिल मित्तल और प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने किया। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद
प्रेमचंद्र का साहित्य भारतीय ग्रामीण जीवन का जीवंत दस्तावेज है। फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों को संस्कृत और सामाजिक उत्तरदायित्व की महत्वपूर्ण सीख भी मिलेगी। मौनी बाबा के विजयपाल ने गौ सेवा पर जोर देते हुए कहा कि गौ माता के केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती का भी आधार है। फिल्म के प्रदर्शन के मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी जोड़ों से जोड़ना और गौ संरक्षण के प्रति जागरूक करना। फिल्म देखने के बाद यह संदेश साझा किया गया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह फिल्म देखनी चाहिए ताकि ग्रामीण प्रवेश की चुनौती और मानवीय संवेदनाओं को समझ सके। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि विद्यार्थियों के साथ साथ स्वयंसेवकों ने भी फिल्म की प्रशंसा की और इसे जीवन में उतारने का भी संकल्प लिया है। खबर नदरपुर से, जहां पे डोभी पंचायत के नदरपुर गांव में स्थित शिव देवी मंदिर के एक प्रांगण में 10 दिवसीय रामलीला कार्यक्रम संपन्न हुआ। गया जी बता दें कि जिस तरह से गया जी जिले के डोभी प्रखंड अंतर्गत नदरपुर पंचायत स्थित नदरपुर गांव शिव मंदिर और देवी मंदिर के प्रांगण में 10 दिन से चल रहे रामायण पाठ रामलीला का विधिवत समापन किया गया। नदरपुर कमेटी के सदस्यों ने रामलीला पार्टी को विधिवत तरीके से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कमेटी के सदस्य डीलर दिलचंद्र रविदास रामलीला समिति के सभी सदस्यों को कहा गया कि बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि इस जमाने में भी वैज्ञानिक युग के भगवान राम का चरित्र वर्णन कर रामलीला पाठ के माध्यम से गांव की ग्रामीण बुजुर्ग माता और उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों को मंत्रमुग्ध किया गया। 10 दिन लगातार रात्रि में 9 बजे से 12 बजे रात्रि तक रामलीला और रामकथा का सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला के साथ साथ पुरुष बच्चे भाग लिए। कमेटी के सदस्य भोला यादव, प्रेमी राजकुमार, केशरी उप मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार, केशरी जयनंदन शर्मा, अशोक विश्वकर्मा आदि दर्शनों कमेटी सदस्यों की रामलीला पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहा कि आज भी इस कलयुग में सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए लोग विराजमान है, जो कि रामलीला को चरित्र वर्णन कर रहे हैं, जन जन तक लोगों को समक्ष दिखाया जा रहा है। जी हाँ, बीते गुरुवार को रात्रि 10 बजे भगवान रामचंद्र की और लक्ष्मण जी की आरती के बाद आए हुए अतिथि को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि समापन समारोह में आएंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से अपराध नियंत्रण मंच के गया जिला मीडिया से उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, नालंदा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अर्जुन कुमार केसी। अतिथियों को सम्मानित करने के लिए व्यक्ति भोला प्रसाद यादव, प्रेमी दिलचंद्र रविदास, मुकादिक यादव और दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राम जतन यादव आदि मौजूद रहे। खबर सहरसा से है, जहां पे पडरिया पंचायत अंतर्गत फतेहपुर गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में नवनिर्मित गौवा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य 201 कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने पूरे गांव में भ्रमण करते हुए जयकारों के साथ मैना सोरसर नदी से पवित्र जल भरकर कलश को मंदिर परिसर में लाया गया। वैदिक की मंदिर परिसर में विधिवत मंच उच्चारण, पूजा अर्चना और हवन के साथ कुआं और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ और इस अवसर पर भव्य हवन कीर्तन का आयोजन किया गया तथा 24 घंटे के अखंड भजन कीर्तमान प्रारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धा के साथ शामिल हुए और ये कट्टा सुधीर यादव द्वारा इस कुआं का निर्माण कराया गया। कुआं का उद्घाटन पडरिया पंचायत की मुखिया सुलेखा देवी और सुधीर यादव की पत्नी रूबी देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। समाज सेवी सुधीर यादव ने कहा कि आज से ये कुआं समाज की संपत्ति और इस पर पूरी गाँव का अधिकार है, हमारा व्यक्तिगत कोई हक नहीं है। कार्यक्रम को सफल बनाने मुखिया प्रतिनिधि मनोज शर्मा, पंचपर आजाद कुमार, ललित यादव, नीरज सिंह, शिवम सिंह और मिथिलेश यादव, संतन मुखिया रविंद्रम सहित अन्य ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका रही।
खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मैनपाट के सुपलाग में और डोरही टिकरा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सुपलगा में स्कूल आज भी मिट्टी का खपरेल घर में संचालित हो रहा है, वहीं डोरही टिकरा में शिक्षक की कमी बनी हुई है और इन हालातों को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच ने खुलकर नाराजगी जताई है। सरपंच ने का कहना है कि हमारे समाज के बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था कमजोर होने से बच्चे अनपढ़ होते जा रहे हैं। जब शिक्षा ही मजबूत नहीं होगी तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, विकास कैसे होगा। सरपंच ने यह भी कहा कि कई बार मांग और शिकायत करने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और जब इस मुद्दे पर मीडिया टीम ने संबंधित बीओ से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि बड़े अधिकारी ही इस पर बयान देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पर गंभीर मामले की प्राथमिकता देगा या फिर आदिवासी क्षेत्र के बच्चों का भविष्य यूं ही संघर्ष करता रहेगा। अरविंद कुमार, अभी मैं हूँ शासकीय प्राथमिक शाला ढोंढी टिकरा सुपलगा विकासखंड मैनपाट जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में और यहाँ कुछ मांगे हैं, ये हम सरपंच जी से बात करते हैं। जी, आपका नाम? दशरथ मझवार। क्या समस्या है यहाँ? सर, सबसे पहले तो मैं आगज टाइम्स न्यूज को धन्यवाद देता हूँ। मेरे यहाँ बहुत लंबे समय से शिक्षक का ज़रूरत है। मेरा पंचायत में लगभग सड़क बिजली का व्यवस्था हो गई, पानी का भी हो रहा है, लेकिन यहाँ शिक्षा का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति में है और मैं प्रशासन से ही मांग करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत सुपलगा में जितना भी विद्यालय इसमें शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। और जबकि 67 बच्चे हैं यहाँ दर्ज संख्या और एकल शिक्षक रहने के कारण और टाइम से भी कभी रहते हैं नहीं रहते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय में शिक्षक का तत्काल व्यवस्था होना चाहिए। तो शिक्षक बहुत कम उपस्थिति देते हैं क्या? अब अभी तो मैं नहीं आ रहा हूँ, एक महीना से पहले तो कम उपस्थिति दे रहे थे। मैनपाट क्षेत्र में शिक्षक की कमी है और इनका मांग है कि यहाँ शिक्षक होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि पेरेंट्स नहीं भेजते हैं बच्चे लोग। पेरेंट्स सब भेजते हैं सर, बच्चे भी जाते हैं। अब उन लोग को कुछ पढ़ावे नहीं करते हैं तो आदमी का मन कहाँ लगेगा। कुछ उन लोग को बोझा देते हैं होमवर्क कि कल से इसको लिख के लाना, कुछ जिम्मेदारी देवे नहीं करते हैं बच्चे लोग को। जाते हैं दाल भात खा के आते हैं, जो जाता है नहीं जाता है कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरा आप क्या चाहते हैं? मैं तो अपना गांव को मैं आगे उठाना चाहता हूँ। आगे दुनिया बढ़ रहा है और मेरा समाज, मेरा ग्राम पंचायत सुपलगा और नीचे गिरता जा रहा है सर। शासकीय प्राथमिक शाला ढोरी टिकरा का एकल शिक्षक श्री अशोक कुमार चौहान सहायक शिक्षक के रूप में जो पदस्थ हैं तो समय से नहीं आते हैं और कभी कभार आते हैं। अभी तो ऑनलाइन उन लोग का अटेंडेंस हो गया है तो हाजिरी बस बना के अटेंडेंस करा के चल देते हैं और बच्चे लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं, घूमते हैं। वहाँ दर्ज संख्या बच्चों की 67 बच्चे हैं और एकल शिक्षक है। कई बार तो मैं शिक्षक का भी मांग किया लेकिन सब लोग अनदेखा अनसुना करते हैं और एकल शिक्षक हैं अशोक जी, फिर भी अशोक चौहान नहीं आते हैं। तो मझवार समाज अब जैसे का तैसे रहेगा। कोई भी आते हैं यहाँ भले समाज के नाम से, मझवार समाज के नाम से बड़े बड़े बातें करते हैं। हमारा मेन तो है सर शिक्षा। जब घर घर में बच्चे लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। आते भी हैं तो कुर्सी बैठ के अपना वेतन जोड़ के चले जाते हैं। इधर बच्चे लोग पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं रहता। अपना नाम तक लिखने नहीं जानते हैं। 5वीं क्लास में है बच्चे लोग, अपने माता पिता का नाम लिखने नहीं जानते हैं तो मैं भी कहीं से जान।
खबर कोटा से, जहां पे 20 फरवरी 2026 यानी आज सुबह वन विभाग और कोटा शहर पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रानीपुर के थाने और हिस्ट्री शीटर कालू फड़क द्वारा वन विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 20 से 22 विभाग सरकारी वन विभाग के अवैध कब्जा किया गया। मौके पर पक्की एवं कच्ची बाउंड्री वॉल सहित अन्य निर्माण भी किए गए, जिन्हें प्रशासन ने जेसीबी की मदद से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले और आपको पता है कि हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटा शहर पुलिस ने इस कार्रवाई को अपराधियों के लिए कड़ा संदेश बताते हुए कहा कि कानूनी सर्वोपरि है और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की अब खैर नहीं है। प्रशासन के इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति देखी गई है। खबर राजस्थान से, जहां पे शादी में बंदूक संग डांस, हवाई फायरिंग और वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। जी हां, जोधपुर में जिले के तिवरी क्षेत्र में शादी समारोह में दौरान खुलेआम बंदूक लहराकर हवाई फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वायरल वीडियो में एक युवक शादी समारोह के बीच डांस करते हुए हाथ में बंदूक लहराता और हवा में फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और जिनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। जोधपुर पुलिस अधीक्षक के अधीक्षक आरपीएस नवनीत कौर के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने वीडियो की जांच में आरोपी की पहचान संत कृपाराम नगर उम्मीद नगर निवासी शेरनाथ के रूप में हुई है और इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी शादी समारोह में रौब जमाने और दिखाने के लिए इस तरह का खतरनाक हरकत कर रहा था। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन और हवाई फायरिंग कानूनी अपराध है और इस तरह की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ऐसे मामलों को सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि समय रहते ही सख्त कार्रवाई की जा सके। खबर राजस्थान से, जहां पे गैजी कस्बे में फूड इंस्पेक्टर की सख्त कार्रवाई हुई। जी हां, एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 84 डगरपुरे जिले के गौजी कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सघन जांच अभियान चलाया। फूड इंस्पेक्टर असीमुद्दीन खान ने नेतृत्व में दुकानों पर औचक निरीक्षण करते हुए एक्सपायरी और संदिग्ध खाद्य सामग्री को जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इस कार्रवाई से कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गैजी कस्बे में कोल्ड ड्रिंक की दुकान, पान मसाला विक्रेताओं पर विभिन्न किराना और मिष्ठान भंडार औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई दुकानों पर एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक और पैकेज खाद्य पदार्थ और पान मसाला उत्पाद पाए गए, जिन्हें तुरंत जब्त कर नष्ट कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर असीमुद्दीन खान ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी व्यापारियों को केवल ताजा और शुद्ध खाद्य सामग्री बेचने के निर्देश दिए गए। साथ ही दुकानों में साफ सफाई रखने, खाद्य पदार्थ को ढककर रखने और एक्सपायरी डेट के नियमित जांच करने की हिदायत
हिदायत भी दी गई है। जांच अभियान के दौरान व्यापारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जैन ने नेतृत्व में स्थानीय व्यापारी मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। टीम ने जोधपुर में मिष्ठान भंडार सहित कई दुकानों की खाद्य सामग्री के गुणवत्ता, पैकिंग, निर्माण और समाप्ति तिथि की भी जांच की। गर्मी के मौसम नजदीक आने के देखते हुए अधिकारियों ने खास तौर पर कोल्ड ड्रिंक और अन्य पेय पदार्थ की बिक्री में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी में पेय पदार्थ की मांग बढ़ जाती है और ऐसे में ग्राहकों को केवल वैध और ताजा स्टॉक ही उपलब्ध कराया जाए। अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद कई दुकानदारों ने अपनी दुकान की सामग्री को तुरंत जाँच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर राजस्थान से, जहां पे एनएसयूआई के इकाई में अध्यक्ष रहे विनोद जाखड़ा के लिए कांग्रेस के एनएसयूआई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं वरुण चौधरी का स्थान ले रहे वहीं राजस्थान के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी हां, एनएसयूआई के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को सचिन पायलट गुट का माना जाता है। उन्होंने राजस्थान कॉलेज से राजनीतिक में प्रवेश किया। साल 2018 में राजस्थान विश्वविद्यालय के इलेक्शन जीतने से पहले साल 2014-2015 में राजस्थान कॉलेज के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। उन्हें 2024 में अभिषेक चौधरी की जगह राजस्थान एनएसयूआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इससे पहले एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। साथ ही दिल्ली और गुजरात में भी संगठन का काम कर चुके हैं और पिछले साल राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के दशहरा पर सशस्त्र पूजन कार्यक्रम का विरोध करने के चलते जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि पार्टी के भीतर भी उनका संघर्ष कम नहीं रहा और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार भी लटक गई थी और इनके खिलाफ पार्टी द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था। पिछले दिन राजस्थान एनएसयूआई की यूनिट में नियुक्ति को लेकर विनोद जाखड़ को नोटिस भी दिया गया था। कथित रूप से सिंगल ऑर्डर की नियुक्ति करने के लिए विनोद जाखड़ पर दबाव बनाया गया था। वहीं विनोद जाखड़ कुछ और नियुक्तियों पर भी करवाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। मामले में विनोद जाखड़ को सफाई देनी पड़ी, लेकिन अब वरुण चौधरी की विदाई भी हो चुकी है और जाखड़ पद संभालेंगे। खबर राजस्थान से, जहां पे धमबोला पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, 30 कार्टन अवैध शराब के साथ गुजरात के 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि 84 डंगरपुरा जिले में एसपी ने निर्देशन पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला विशेष टीम और धमबोला थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल पर कट्टों में भरकर गुजरात में ले जा रही 30 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बॉडी पुलिस के अनुसार डीएसटी टीम के मुखबिर सूचना मिली थी कि धमबोला के बीच से सरथुना मार्ग होते हुए कुछ लोग मोटरसाइकिल पर अवैध शराब लादकर गुजरात ले जाने वाले थे। सूचना पर कार्रवाई करते हुए धमबोला थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी की।
खबर राजस्थान से, जहां पे ओम प्रकाश व्यास की तृतीय पुण्यतिथि पर मानव सेवा की प्रेरक पहल देखने को मिली। जी हां, ओम प्रकाश व्यास मानव सेवार्थ समिति के तत्वाधान में नर सेवा नारायण सेवा उद्देश्य से विविध जन कल्याणकारी ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खंडेलवाल में धर्मशाला में निःशुल्क मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा परामर्श और दवा वितरण शिविर लगाया गया। शिविर में हड्डी रोग, स्पाइन सर्जरी, स्त्री और प्रसूति रोग, चर्म रोग तथा फिजियोथेरेपी सहित विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया और आवश्यक दवाई वितरित की। जांच की सुविधाओं पर 50% तक की छूट भी प्रदान की गई। इससे बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ उठाया। समिति अध्यक्ष अंशुल व्यास ने बताया कि स्वयं व्यास की सेवा, सादगी और समाज समर्पण से प्रेरित होकर प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन किए जाते हैं। चिकित्सा शिविर के साथ प्रसादियों के दान वितरण, मृत शिशु सामग्री वितरण और जरूरतमंदों को भोजन वितरण सेवा कार्य भी हुए। और वही समिति ने समाज के सहयोग के सेवा कार्य निरंतर जारी रखने के संकल्प भी दोहराया। यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा मिली, सभी डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया। और यहाँ पे मुझे वीडियो के माध्यम से पता लगा यहाँ पे सभी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सबने अच्छे से चेक किया। इस बीमारी से आप रिलेटेड दिखाना है? मैं यहाँ स्किन डॉक्टर को दिखाने आई थी, तो उन्होंने अच्छे से चेक किया। अच्छा ट्रीटमेंट मिला जी। दवाइयों पे भी छूट मिल रही है? हाँ जी, जांच पे भी, टेस्ट में, सब में छूट मिली है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ज्योति शर्मा। ये आप यहाँ पर दिखाने आए हैं? दिखाना है? मेरे घुटने में दर्द रहता है, मैंने ना 12 में पूरी जगह दिखा लिया, कोई आराम नहीं है। और मैंने 18 साल से कमा के खाया है विधवा औरत में। मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, मेरे से ना तो उठा जाता है ना बैठा जाता है। मैं बेलदारी करने जाती हूँ, है ना, दिन रात बच्चा ठेला लगाता है, मैं परेशान रहती हूँ, बहुत ज्यादा समस्या में हूँ। हाँ, दिखा लिया मैंने। उन्होंने बोला है कि इससे आराम आ जाए तो आप दिखाने जरूर आना, जांचा लेके। यहाँ पर दवाइयाँ भी कम उसमें पैसों में मिलती है, तो उसका भी लाभ आपको मिलता है? हाँ, मिलता है ना। हाँ, मिलता है। कैंप का कैसे पता पड़ा आपसे? ऐसे जानकारी से मिला, सबने और ने बताया कि कैंप लग रहा है, दवाई गोली से मिल रही है, वो सब दर्द का इलाज है। उम्मीद है आपको फर्क दिखेगा यहाँ पर? हाँ, दिखेगा तो मैं आगे भी आऊंगी लेने दवाई। आपका नाम पूरी मिला। आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि और समिति की प्रेरणा से ओम प्रकाश जी व्यास सीसवाली वालों की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में 12 के आमजन और पीड़ित मानव की सेवा के लिए निःशुल्क कैंप है। यहाँ पर कोटा से पधारे हुए और 12 के वरिष्ठ सेवाएं दे रहे हैं। कैंप सुबह प्रातः 10 बजे शुरू हुआ, 2 बजे निरंतर जारी रहेगा। और इस कैंप में समिति द्वारा खर्चा बंद करते हुए समस्त दवाएं फ्री रखने का निर्णय लिया गया था, जिससे आम जन को बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और तमाम दवा प्रतिनिधियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और ड्यूड्रॉप्स प्राइवेट लिमिटेड का भी मैं हार्दिक आभार करता हूँ जिन्होंने हमारे एक निवेदन पर ये दवा निःशुल्क उपलब्ध करवाई। अभी करीबन मेरे अनुसार 140 के आसपास मरीजों ने अपना लाभ ले चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज हमें देखे जा रहे हैं स्पाइन हड्डी रोग के। और स्पाइन रोग का जो है कोटा से हाट से मुकुल जी जैन और बाना से लखन जी अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद अधिकतर हड्डी रोग का ज्यादा रोग देखा जा रहा है। इस कारण से यहाँ पर मरीज अधिक से अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। कहाँ से डॉक्टर है? सर, यहाँ पर कोटा से 2 डॉक्टर हमारे बीच पर आ रहे हैं। डॉक्टर मुकुल जैन कोटा हाट से, डॉक्टर माधव अग्रवाल जायसवाल हॉस्पिटल से 12 पधारे हैं, और 12 के लखन मीणा, अर्चना शक्केवाल जी और रोहित जी मीणा अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। मैं अंशुल व्यास हूँ, मैं अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। किस तरीके का कैंप चल रहा है अभी तक, और आप कोटा से आए, किस तरीके के पेशेंटों को यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं? धन्यवाद। आज हम यहाँ 12 में खंडेलवाल धर्मशाला में जो मल्टी स्पेशलिटी कैंप ऑर्गेनाइज किया है, उसमें श्री ओम प्रकाश व्यास मानव सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कमर दर्द से जुड़े, अस्थि रोग से जुड़े, फिजियोथेरेपी के लिए, चर्म रोग से गायनिकोलॉजिस्ट और सभी डॉक्टरों की सेवाएं यहाँ पे आज दी जा रही हैं। खास करके जिसमें कमर गर्दन तकलीफ़ों के लिए जो मरीज इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए आज हम यहाँ विशेष तौर पर आके उनको परामर्श दे रहे हैं और निःशुल्क दवा उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह के कैंप से जिन लोगों को इलाज
उपलब्ध नहीं हो पाता है, कई बार शहर तक नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो पाएगी। और इस तरह की समिति द्वारा ये जो कार्यक्रम होते हैं और निःशुल्क कार्यक्रम कराए जाते हैं, उस तरह के काम आगे भी होंगे, उसमें हम इस तरह की सेवाएं देते रहेंगे। अभी तक हमने सुबह से 30 पेशेंट मैंने और भी बाकी 5-6 डॉक्टरों ने मिलकर लगभग 100 से 150 पेशेंट अभी तक देख चुके हैं और अभी भी कैंप जारी है, 3 बजे तक चलेगा। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल जैन, स्पाइन एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ, कोटा हार्ट हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।